आज हम आपको भारत की जलवायु के विषय में बताते हैं कि भारत की जलवायु किस तरह की है। पहले तो ये समझिए कि ये जलवायु दो शब्दों से मिलकर बना है। जल जमा वायु, ये दो शब्दों से मिलकर बना है जल जमा वायु। और ये जल और वायु एक तीसरी चीज से प्रभावित होते हैं, वो होता है तापमान। तापमान के प्रभाव से ये जल वाष्प में बदल जाता है और तापमान के प्रभाव से ये वायु हल्की या भारी हो जाती है। तो भारत की जलवायु के विषय में अब हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर वायु भार की पेटियां होती है। इस पर ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर निम्न वायु भार रहता है पूरे वर्ष भर। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ये कर्क और मकर रेखा है। यहाँ पर उच्च वायु भार रहता है। पहले इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यहाँ भी जबकि सूर्य खूब चमकता है और यहाँ भी खूब चमकता है, उसके बाद भी यहाँ पर उच्च वायुभार क्यों बन जाता है? ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर पूरे वर्ष भर सूर्य लंबवत चमकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ताप अधिक होने के कारण यहाँ की जो हवा है वो हवा हल्की होकर ताप के प्रभाव में आकर गर्म हो जाती है। गर्म होकर वो हल्की होकर ऊपर उठती है। ये समझिए कि ये ऊपर उठ गई। ऊपर जाकर इस धरातल से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान कम होता चला जाता है। ऊपर जाकर ये हवा कम तापमान के प्रभाव में आकर फिर ये भारी हो जाती है और ये इस हवा के यहाँ से दो भाग हो जाते हैं, एक दक्षिण की तरफ और एक उत्तर की तरफ। तथा ये हवा फिर यहाँ कर्क रेखा पर और यहाँ मकर रेखा पर नीचे उतरती है। ऊपर से हवा नीचे उतरती है। जब ऊपर से हवा नीचे उतरती है, नीचे पहले से ही जो मौजूद हवा है उसके ऊपर अपना भार डालती है, जिसकी वजह से यहाँ पर उच्च वायु भार बन जाता है और हवा फिर यहाँ से इस कर्क और मकर रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ इस तरह से चलने लगती है। यहां पर ये बात समझनी जरूरी है कि ये कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच यहां से होकर गुजरती है। ये है कर्क रेखा। तो यहां पर उच्च वायु भार बन जाता है वायु भार की पेटियों के अनुसार, और ये कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। यहां एक बात और स्पष्ट कर दूं, ये जो सूर्य है, सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच में पूरे वर्ष भर चलता है। चलती तो पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी का जो अपना आकार है, अपना जो फेस है, उसको सूर्य की तरफ इस तरह से रखती है कि सूर्य की किरणें एक वर्ष में
कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहती हैं। सूर्य इस पृथ्वी से, इस भूमध्य रेखा से 3 महीने में उत्तर की तरफ चलकर कर्क रेखा पर पहुंचता है और फिर 3 महीने में दक्षिण चलकर वापस भूमध्य रेखा पर आ जाता है। इसी तरह से 3 महीने में सूर्य मकर रेखा की तरफ जाता है और मकर रेखा से फिर 3 महीने में सूर्य वापस होकर भूमध्य रेखा पर आ जाता है। तो इस सूर्य की किरणों का जो चलना है वो इस तरह से 6 महीने में यहाँ मकर रेखा से कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पहुंच जाती हैं और 6 महीने में पुनः वापस कर्क रेखा से मकर रेखा पर वापस आ जाती है। तो सूर्य की किरणों का जो प्रभाव क्षेत्र है वो लंबवत कर्क और मकर रेखा के बीच में पूरे वर्ष भर रहता है। यह तो सूर्य की किरणें पूरी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं हर समय चमकती हैं, लेकिन ये जो वायुभार की पेटी हैं, इनको समझने के लिए इस बात का समझना अति आवश्यक है कि सूर्य 6 महीने भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा तक रहता है और 6 महीने भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा तक रहता है। तो ये कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो जिस समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है और सूर्य इस कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और ये कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो जब सूर्य वर्ष भर यहाँ मतलब गर्मी की ऋतु में जब सूर्य यहाँ कर्क रेखा पर होता है तो यहाँ पर निम्न वायुभार बन जाता है। यद्यपि वायुभार की पेटी के अनुसार ये कर्क रेखा पर उच्च वायुभार होता है, लेकिन जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है तो निम्न वायुभार की पेटी उच्च वायुभार की पेटी ऊपर खिसक जाती है। जब दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो उच्च वायुभार की पेटी नीचे आ जाती है। तो वायुभार की पेटी खिसकती है और खिसकती क्यों है? सूर्य के चमकने के अनुसार। जब सूर्य यहाँ चमकेगा तो उच्च वायुभार की पेटी ऊपर खिसक जाएगी, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाएगा तो उच्च वायुभार की पेटी यहाँ पर आ जाएगी। तो इसी बात के अनुसार ये जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और जब यहाँ पर गर्मी की ऋतु होती है तो यहाँ पर निम्न वायुभार बन जाता है और उच्च वायुभार ऊपर चला जाता है। भारत के पश्चिम में यहाँ पर ये मरुभूमि है, ये मरुस्थल है। मरुस्थल में जो शैलें होती हैं वो बिखरी हुई शैलें होती हैं। तो जब ये सूर्य की किरणें यहाँ कर्क रेखा पर होती हैं तो ये भारत का जो राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पर रेगिस्तान है, मरुस्थल है। रेगिस्तान की जो शैलें हैं इस सूर्य के प्रभाव से बहुत अधिक तप जाती हैं, बहुत गर्म हो जाती है। यहाँ पर अति गर्म स्थिति हो जाती है। तो यहाँ की हवा सूर्य की तेज प्रभाव के कारण यहाँ की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और हल्की होकर वो हवा ऊपर उठ जाती है। जैसा कि मैंने यहाँ वायुभार की पेटियों में बताया कि भूमध्य रेखा की जो हवा है वो सूर्य के प्रभाव से बहुत अधिक गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है।
ऊपर उठकर फिर उसके दो भाग हो जाते हैं, एक भाग दक्षिण की तरफ और एक भाग उत्तर की तरफ चला जाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ भारत के पश्चिम में जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ की हवा बहुत अधिक गर्म होकर हल्की हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठ करके ये हवा जेट पवनों के प्रभाव में आ जाती है। ऊपर भारत के ऊपर जेट पवनें चलती हैं जो पश्चिम से पूर्व को चलती हैं, ये हवाएं उनके प्रभाव में आ जाती हैं, और ये हवाएं ऊपर ऊपर जा करके यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो ऊपर जाकर ये हवाएं पूरब की तरफ चली जाती हैं ऊपर ऊपर, और यहाँ बंगाल की खाड़ी में आकर नीचे उतरती है। क्यों उतरती है नीचे? जब ये हवाएं ऊपर ऊपर चलती हैं, ऊपर कम तापमान होता ही है, कम तापमान के प्रभाव में ये हवाएं आकर बंगाल की खाड़ी तक आते आते इतनी ठंडी हो जाती हैं कि भारी हो जाती हैं और ये नीचे उतरती है। नीचे जब पहले से हवा मौजूद होती है तो नीचे वाली हवा पर ये ऊपर की हवाएं अपना दबाव डालती हैं, और दबाव से नीचे की जो हवा है वो कहीं ना कहीं को तो जाएगी, तो उसका एक भाग उत्तर की तरफ चल देता है। और जब ये हवा यहाँ समुद्री क्षेत्र से स्पर्श होकर चलती है तो अपने साथ में पानी का की जो ये समुद्री क्षेत्र है, पानी का की हर समय सूर्य के प्रभाव से पानी में वाष्प बनती रहती है, उस वाष्प को ये हवा अपने साथ ले जाती है, और यहाँ पर कीपनुमा आकृति में इस तरह से गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में के बीच में ये हवा पहुंच जाती हैं, और यहाँ इन पहाड़ियों से टकराकर ये हवा ऊपर को उठती हैं और ऊपर जाकर ठंडी होकर ये बादल बनकर वर्षा के रूप में नीचे बरस जाती है। तो संसार की सबसे अधिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। तो इस बंगाल की खाड़ी से मानसून का विस्फोट हो जाता है, और जब मानसून का विस्फोट हो जाता है तो उस मानसून का एक भाग सीधा उत्तर में चला जाता है, और उत्तर में जाकर गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों से टकराकर ये भारी वर्षा करता है। संसार के सबसे अधिक वर्षा वाला मानसून क्षेत्र स्थान यहीं पर पाया जाता है। इस मानसून का एक भाग ये यहाँ पर हिमालय पर्वत है। इस मानसून का एक भाग जैसे ये हवाएं ऊपर उत्तर की तरफ उठी तो एक भाग तो इन गारो खासी जयंतिया पहाड़ी हैं, यहाँ पर कीपनुमा आकृति में ऐसे मिली हुई हैं, तो उनके बीच में पहुंच जाता है, जिससे यहाँ अधिक वर्षा होती है, और एक भाग हिमालय से टकराकर फिर हिमालय के समानांतर ऐसे उत्तर की तरफ चला जाता है। तो इसमें यहाँ पर बहुत अधिक नमी होती है। जब ये हिमालय पर्वत से टकराता है तो उसके बाद ये जैसे 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 आगे बढ़ता है तो इसमें नमी की मात्रा कम होती चली जाती है, जिससे वर्षा का वितरण यहाँ पर अधिक वर्षा होती है और आगे चलते चलते धीरे धीरे कम वर्षा होती चली जाती है। ये दूसरा भाग बंगाल की खाड़ी का मानसून का इस तरह से भारत में वर्षा करता है, और इसका एक भाग ऐसे पश्चिम की तरफ भी चला जाता है। ये जो बीच वाला भाग है इसकी एक और विशेषता है, जैसे ये हिमालय पर्वत से टकराता है तो इसका कुछ भाग तो हिमालय के समानांतर आगे बढ़ जाता है, और कुछ भाग हिमालय से टकराकर फिर दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। तो इसका कुछ भाग ऐसे दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और ऐसे दक्षिण की तरफ भारत में आकर वर्षा करता है, और इसका एक भाग
बंगाल की खाड़ी से पश्चिम की तरफ चला जाता है। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत वगैरह उसे टकरा कर यहाँ पर भी वर्षा करता है। ये मैंने बंगाल की खाड़ी के मानसून की बात बताई। और यहाँ पर है अरब की खाड़ी। ये जो अरब की खाड़ी है, यहां से भी मानसून का विस्फोट होता है। तो यहां से जो मानसून उठता है उसका एक भाग भारत के पश्चिमी ये भारत का पश्चिमी तट है। और भारत के पश्चिमी तट के समानांतर इस तरह से पहाड़ी क्षेत्र है। तो इस अरब की खाड़ी से उठने वाला मानसून का बहुत बड़ा भाग पश्चिमी घाट के समानांतर जो पहाड़ियां हैं उनसे टकराकर अपनी भारी वर्षा यहां पर करता है। यही कारण है कि भारत में भारी वर्षा एक तो पश्चिमी घाट पर और एक यहाँ असम के क्षेत्र में होती है। वहां पर मैंने कारण बताया क्यों ज्यादा होती है। और यहाँ पर भी ये अरब की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है यहाँ पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराकर यहाँ पर अपनी भारी वर्षा कर देता है। और फिर ये जो पानी है पुनः छोटी छोटी नदियों द्वारा अरब की खाड़ी में वापस आता है। तो यहाँ पर छोटी छोटी नदियां हैं, उन पर यहाँ के जो कृषक हैं उन्होंने छोटे छोटे जल विद्युत केंद्र बना रखे हैं जो जिनसे उनकी आवश्यकता की बिजली बन जाती है। ये हवाएं जब इन पहाड़ियों को के ऊपर उतरकर आगे जाती हैं, इधर जाती हैं, तो जब तक जाते जाते इन पहाड़ियों के पास नमी की मात्रा नहीं के बराबर रह जाती है। दूसरी बात, जब ये हवाएं इस पहाड़ी क्षेत्र को पार करके आगे जाती हैं तो यहाँ पर नीचे की हवा पे ये दबाव डालती हैं और नीचे की हवा और आगे बढ़ जाती है। इन हवाओं को आगे बढ़ने के लिए ये भी हवाएं फिर आगे बढ़ती हैं, तो यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। ये है वृष्टि छाया क्षेत्र। अब इस अरब की खाड़ी से उठने वाला मानसून का एक भाग तो भारत के पश्चिमी घाट पर वर्षा कर देता है और इसका दूसरा भाग उत्तर की तरफ चला जाता है। ये जो उत्तर की तरफ चला जाता है, इस भाग के सामने यहाँ पर कोई भी पर्वतीय क्षेत्र पर्वत नहीं है। ये सीधा यहाँ हिमालय पर्वत तक पहुंच जाता है और हिमालय पर्वत से टकरा कर ये ऊपर उठकर फिर भारत में को वापस आता है। दक्षिण भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा करता है, जबकि ये क्षेत्र बिना वर्षा के रह जाता है। इसके ऊपर से होता हुआ मानसून आगे चला जाता है। यहाँ वर्षा न होने का एक और भी कारण है कि यहाँ जब निम्न वायु दाब होता है, ये जो जलीय पवन है, इन निम्न वायु दाबों के प्रभाव में आकर ये गर्म वायु है, गर्म वायु के ऊपर होकर जब ये नमी युक्त वायु निकलती हैं तो गर्म वायु इनको भी गर्म कर देती है और ये हवा और ऊपर को चली जाती है। तो यहाँ पर वर्षा करने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। कभी कभी हिमालय से टकरा कर जो लौट कर वायु आती है वो कभी कभी यह हल्की वर्षा कर देती है। इस अरब की खाड़ी से उठने वाले मानसून का एक भाग यहाँ विंध्याचल सतपुड़ा विंध्याचल जो पर्वत है उनसे टकराकर इस क्षेत्र में भी वर्षा कर देता है। इस अरब की खाड़ी से उठने वाला मानसून का जो उत्तरी भाग ये सीधा हिमालय पर्वत तक पहुंच जाता है। ये हिमालय पर्वत से टकराकर फिर दक्षिण की तरफ लौटकर फिर यह भी मध्य भारत की तक आते आते यहाँ तक वर्षा करता है। इस तरह से मैंने ये भारत की जलवायु तथा वर्षा के विषय में आपको बताया। भारत में जो वर्षा का वितरण है वो बड़ा असमान है। जैसा कि मैंने बताया कि पश्चिमी घाट है, ये भारी वर्षा का क्षेत्र है। ये असम का क्षेत्र है, ये भी भारी वर्षा का क्षेत्र है। इसके बाद ये
जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं ये मध्यम वर्षा के क्षेत्र हैं ऐसे, और कुछ ऐसे ये बहुत कम वर्षा के क्षेत्र हैं। बाकी जो भारत का क्षेत्र बचा ये कुछ लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। इस तरह से, इसी तरह जैसे कि ये जलवायु है, ठीक इसी तरह से भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो भी इससे प्रभावित होती है। जहाँ ज्यादा वर्षा होती है वहाँ सघन वनस्पति भारत में पाई जाती है, जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पतझड़ वन पाए जाते हैं, जहाँ बिल्कुल कम वर्षा होती है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ वगैरह और वनस्पति का अभाव उन क्षेत्रों में पाया जाता है। इस तरह से मैंने जलवायु के संबंध में आपको बताया। तो ये यदि वायुभार की पेटी के अनुसार यदि समझा जाए तो बहुत ही सही समझ में बात आती है। और ये जो भारत की जलवायु है संसार के दूसरे क्षेत्रों से लगभग भिन्न प्रकार की जलवायु है। ये मानसूनी जलवायु और स्थानों पर इतने अच्छे रूप में नहीं पाई जाती। भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु इसे कहते हैं। और तो ये मानसूनी जलवायु का प्रभाव संसार के दूसरे क्षेत्रों में इतना अधिक देखने में नहीं आता जितना भारत में होता है। धन्यवाद।